दोस्तों अभी तक निक वर्सेस बॉब चिक की लड़ाई चल रही थी, पर यह भी कम था क्योंकि अब शॉन रे ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। फिर भी उनको कहते हैं शुगर शॉन रे। एक्चुअली शॉन रे हमेशा से इंडस्ट्री में जाने जाते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव या डीमोटिवेटिंग बात करने को लेकर के, और हमेशा ये कहा जाता है कि वो जहर उगलते हैं। अब किसी को क्रिटिक करना कुछ गलत नहीं है, शॉन वो करते आए हैं, पर उसके पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर शॉन की बातों में नहीं दिखता। शॉन ने अभी निक वॉकर के लिए बोला कि मुझे नहीं लगता कि निक वॉकर इस साल भी बहुत आसानी से आ पाएंगे ओलंपिया में खेलने। अभी शॉन ने बोला कि कुछ लोग ओलंपिया की स्टेज पे राइज करते हैं, पर वहीं कुछ लोग होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, और निक वॉकर के साथ हम 2 साल से देख रहे हैं कि वो ओलंपिया स्टेज पे आ ही नहीं पा रहे हैं कुछ ना कुछ रीजन के चलते। तो इस साल भी कोई गारंटी नहीं है कि निक स्टेज पे आ पाए। ये बात शॉन रे ने पिछले साल भी बोली थी निक के लिए, और तब निक नहीं आए थे, तो ये बात वो अभी भी बोल रहे हैं, और उनको लगता है कि निक शायद इस बार भी ना आ पाए। और शॉन ने बोला कि प्री जजिंग में खड़े होना निक के लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल रहने वाली है, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि टॉप 6 में ही निक वॉकर कहीं ना कहीं रहेंगे। और बॉब चिकरेलो तो हमेशा से निक वॉकर से नफरत करते हैं, हमें पता है इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। बॉब ने तो उनको बोला था कि 8th पे रहेंगे ओलंपिया में, लेकिन शॉन रे ने बोला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि निक टॉप 6 में आएंगे। अब दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि फैंस, हम सारे जितने भी लोग हैं, वो निक को एक्चुअली में ज्यादातर तो ऐसे हैं जो नंबर 1 पे प्रिडिक्ट करके बैठे हैं। वहां ये लोग 6ठे और 8वें नंबर के अंदर अंदर कहीं आने की बात निक की कर रहे हैं। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और पूरी कन्वर्सेशन में यही देखा जा रहा था कि ये लोग सैमसन दादा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ली हैने से कि क्या लगता है उनको निक वॉकर के बारे में। ली का ये कहना रहता है कि शेप सिमिट्री हमारे जमाने में सबसे ज्यादा देखी जाती थी, इसलिए मुझे तो नहीं दिखता कि निक सैमसन को बीट कर पाएंगे, इवन हाडी शुपन को भी निक बीट कर पाएंगे। ये कहना था ली हैने का। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान यही देखा गया कि ली हैने और शॉन रे निक वॉकर को काफ़ी नीचे रख रहे हैं प्रायोरिटी में, और सैमसन को सबसे ज़्यादा ये दोनों के दोनों फेवर कर रहे हैं। अब उसका एग्जैक्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि ब्लैक गाइज हैं तो ब्लैक लोगों को सपोर्ट करते हो। ये चीज़ जब ब्रैंडन करी कंपीट करते थे तब भी ली हैने काफ़ी ज़्यादा ब्रैंडन को सपोर्ट करते थे, तो वो एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इन रियलिटी अमेरिका में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें तो है नहीं। बट हम लोग ये चाहेंगे कि स्पोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें ना लाई जाएं। एक्चुअली में ये लोग क्योंकि शेप और सिमेट्री को सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से ये लोग सैमसन की साइड ले रहे हो। ये रीज़न अगर है तो फिर ठीक है। हालांकि ली हैने बात तो एनालिटिकल टर्म्स में ही कर रहे थे, जैसे कि हाइट, प्रपोर्शन, सिमेट्री, इस वजह से सैमसन को ऊपर रख रहे थे। पर फिर भी एक अंदाजा लग जाता है कि और भी दूसरी वजहें होती हैं जो एक एथलीट अंदर से बोलना तो चाह रहा है पर खुल के बोल नहीं पा रहा, पर कन्वर्सेशन से वो चीज़ें जाहिर होती ज़रूर है। यहाँ पर बॉब चिकरेलो एक और बात बोल देते हैं कि सैमसन दादा को देख के लगता है कि वो ली हैने के रेमिनिसेंट है, यानी कि ली हैने की तरह ही दिखते हैं। अब इतने में शॉन रे रिप्लाई करते हैं कि निक वॉकर वर्सेस सैमसन दादा का कंपैरिजन इस साल ऐसा कुछ करना रहेगा जैसे कि ली हैने वर्सेस रिच गैस्परी का कंपैरिजन होता था, जहां ली हैने लंबे थे, एक अच्छी शेप दिखाते थे, वहीं गैस्परी जो थे वो शॉर्ट थे और ग्रेनी थे। कुछ ऐसा ही अभी निक वॉकर है जो शॉर्ट है और ग्रेनी है और ब्लॉकी भी है, बट सैमसन लंबे हैं। तो इसीलिए इन्होंने पूरा का पूरा सिचुएशन का कंपैरिजन अपनी 80s वाली बॉडी बिल्डिंग से कर डाला। और शॉन ने यही कहने की कोशिश करी कि निक हार्ड आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर आ सकते हैं, पील्ड आ सकते हैं, बट फिर भी वो इनफ नहीं रहेगा बीट करने के लिए उन जेनेटिक्स को जो सैमसन दादा पे है। तो पूरी कन्वर्सेशन आपको आई थिंक अभी तक क्लियर मैंने कर दिया कि ये लोग सैमसन की साइड ले रहे हैं और निक को कहीं टॉप 6 में रख रहे हैं। पर यह बात समझ में अभी तक भी नहीं आ रही इस पूरी कन्वर्सेशन में कि निक वॉकर प्री जजिंग में क्यों नहीं आ पाएंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि निक स्टेज पे भी आ पाएंगे इस साल ओलंपिया की। इसके पीछे क्या ठोस रीजन है शॉन रे का, वो समझ नहीं आता। इसीलिए पूरी की पूरी कन्वर्सेशन बड़ी इलॉजिकल सी लगी। और इस वाली बात पे ली हैने ने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी, ना ही क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वॉइस ऑफ बॉडी बिल्डिंग बॉब चिकरेलो। कोई बंदा शॉन रे से ये नहीं पूछ रहा है कि शॉन को ऐसा कौन सा सीक्रेट पता लग गया निक वॉकर का, जिसकी वजह से शॉन इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि निक वॉकर स्टेज पे ही नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं निक वॉकर जो बहुत डेंजरस है। शायद शॉन रे को वो सारे राज बताए होंगे निक ने आकर के, इसलिए शॉन इतनी बातें जानते हैं निक की। कम से कम ये बातें खुलनी चाहिए थी इस कन्वर्सेशन में, पर शॉन से ये बातें कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी ये लोग ऐसी सारी बातें निक वॉकर के खिलाफ कर रहे हैं, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पक्की बात है वॉइस ऑफ बॉडी बिल्डिंग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो होस्ट करते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शॉन रे भी अब होस्ट करने लग गए हैं, कभी कभार तो दिख ही जाते हैं किसी एक आध साल। फिर इसके बाद पता है क्या होगा, मैं आपको अभी से बताता हूँ। निक वॉकर से ये लोग अपनी सारी बातें सॉर्ट कर लेंगे, और तब बड़े अच्छे से थोड़ा डर डर के भी बल्कि बात कर रहे होंगे ये लोग निक वॉकर से, डर के। शॉन रे तो कम से कम ऐसा ही करते हैं कि पीठ पीछे वार और सामने चापलूसी, ये इसी तरीके से है। इसीलिए कहते हैं गिरगिट को भी अगर रंग बदलना सीखना है तो वो शॉन रे के पास आता है सीखने। ये चीज सच में शॉन रे अभी अगर कर रहे होते तो समझ में आता। ये हमेशा से हर एक एथलीट के लिए ऐसा करते आ रहे हैं। डेक्स्टर जैक्सन के साथ इनकी लड़ाई, पहले लड़ाई करी ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डेक्स्टर से दोस्ती कर ली। ऐसी केविन लवरोनी से लड़ाई करी, फिर केविन से कहा कि मैं केविन का बहुत बड़ा फैन हूँ।
ऐसे ये हर एक एथलीट के लिए, डोरियन येट्स के लिए कितने सालों से बोलते आ रहे हैं कि उनको नहीं जीतना चाहिए था, रॉनी कोलमैन के लिए बोलते आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम होती है जब आप हमेशा अपना रंग बदलते चले जाते हो, पीठ पीछे एथलीट की बुराई और सामने उसकी तारीफ करने लगते हो। इसके पीछे बेसिक रीजनिंग ये है कि बुराई करके आप एकदम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हो, जो शॉन रे अभी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुलह हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ तब तक तो ठीक है अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, अगर आप किसी भी एथलीट को लेकर के एक ठीक ठाक बात करो जिसके पीछे रीजनिंग भी होनी चाहिए। बट अगर बिना रीजनिंग के ऐसी सब बातें करोगे तो लोग जो आपकी थोड़ी बहुत अभी इज्जत करते भी हैं वो भी करना बंद कर देंगे। लड़ाई निक वॉकर भी बहुत करते हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला था जहां लड़ाई होती है वहां निक होते हैं। पर निक वॉकर की साइड लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वो कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसी एथलीट को हराने का क्लेम कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट भी डिलीवर करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि मैं डेरेक को हरा दूंगा तो वो डेरेक से बेहतर दिख रहे थे, इसलिए उनकी बात में कन्विक्शन आता है, लोग कन्विंस हो जाते हैं निक वॉकर से। अभी मैं अगर ये बोलना शुरू कर दूं मैं रॉनी कोलमैन, डोरियन येट्स को हरा दूंगा, फिजिक मेरी कुछ है नहीं, तो फिर मेरी मार्केट खराब होगी और बची कुछ इज्जत भी गवा दूंगा। आपकी बात में अगर कोई कन्विक्शन आपको लाना है तो पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए। शॉन रे की बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। अभी इन्होंने ये बोला कि निक वॉकर इस साल भी शायद ना आए क्योंकि मैंने पिछले साल भी बोला था वो नहीं आएंगे, और देखो पिछले साल भी वो नहीं आए थे। हमें ये बात क्लियर पता है कि निक वॉकर पिछले साल अगर नहीं आए थे तो उसका रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, और बॉडी बिल्डर्स कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना लंबा प्रेप करते हैं, बॉडी को लगातार समझ लो पनिश करते हैं। ये सारे बॉडी बिल्डर्स इतने गियर्स चल रहे होते हैं, हार्मोन्स चल रहे होते हैं। भाई इंसान का शरीर ही तो है, आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आप थक जाओगे। अगर शॉन रे ज़्यादा मेहनत करते तो वो भी थकते, पर वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने पहले ही डाइट डाउन करके ओलंपिया की तैयारी करते थे, क्योंकि पूरे साल वो वीडियो गेम खेलते थे। प्रेप करने का टाइम कहाँ से मिलेगा? ये मैंने नहीं कहा है, शॉन रे नहीं बोला है कि मैं वीडियो गेम ही खेलता रहता था पूरे ऑफ सीजन। अब बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन में वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो उस वजह से आप लगातार ग्रो होते रहते हो, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता रहता है। बल्कि अब तो ऑफ सीजन के अंदर जहां बॉडी बिल्डर्स को रहना चाहिए वो कंपटीशन भी खेलते हैं, और उसके बाद एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन के बीच में ये लोग ग्रो करके दिखा देते हैं। कितनी बड़ी बात है, निक वॉकर जैसे पिट्सबर्ग में थे उससे बेटर अभी दिख रहे हैं। तो ग्रोथ रेट देख रहे हो कितना ज़्यादा है। शॉन रे का ग्रोथ रेट क्यों नहीं था? 10-10 साल तक भी ये बॉडी बिल्डर्स एक जैसे दिखते रहते थे। आंसर हम सबको पता है, वीडियो गेम। तो ये फर्क दोस्तों आज की मेंटालिटी में आ गया। आज सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं सिर्फ निक वॉकर को नहीं कहूंगा, हर कोई ग्रो हो रहा है। डेरेक लैंसफोर्ड भी पिट्सबर्ग से अभी तक ग्रो हुए होंगे, सैमसन दौदा बहुत ग्रो हुए हैं, हार्डी शुपन ने इंप्रूवमेंट करा है। मैं कह रहा हूँ एक छोटे से छोटा एथलीट भी ग्रो होता है अब कॉम्पिटिशन से एक से लेके दूसरे तक 3-4 महीनों के पीरियड में। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कई बार होता क्या है कि बॉडी नहीं रिएक्ट कर पाती, इंसान की बॉडी थक जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि निक को ये नहीं पता कि प्री जजिंग की स्टेज तक कैसे पहुंचना है, ओलंपिया स्टेज में compete करना उनको नहीं आता है। इस साल भी 2 कॉम्पिटिशन्स खेल करके बैठे हैं और लगातार आज तक रिजल्ट डिलीवर करते आए हैं, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। और एक आध साल एथलीट का ऐसे जाता ही है, और उस साल एथलीट कितना डिप्रेस्ड होता है उस चीज़ को आपको खुद एक एथलीट होते हुए समझना चाहिए था। एक एथलीट कोई अपनी खुशी से नहीं बोलता है कि मैं ओलंपिया से ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। कितना उसने सोचा होगा कि मैं खेल लेता हूँ, फिर सोचता होगा नहीं क्या कोई फायदा नहीं है, बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, फिर सोचेगा कि पिछले साल भी तो नहीं खेला था तो इस बार खेल लेता हूँ। ऐसे अपने अंदर ही कितनी ज़्यादा इंसान मगजमारी करता है, उसके बाद में वो रिजल्ट पे आता है कि नहीं खेलना, मुझे अपनी बॉडी को पहले देखना है। तो बहुत ही टूटा हुआ होता है। जिस वक्त ये निक वॉकर ये वीडियो बना रहे थे बहुत टूटे हुए दिख रहे थे। कियोन पियर्सन के साथ भी ऐसा हुआ था। आज कियोन कितने सक्सेसफुल दिखते हैं। 2020 में इतना तगड़ा डिप्रेशन उनको आया था, रिलेशनशिप स्टेटस की भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रही थी कि वो ओलंपिया ही नहीं खेल पाए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन। फिर 2021 में आए तो 14th आए ओलंपिया में, कोई नहीं पूछता था उन्हें। पर आज बहुत सक्सेसफुल है तो सब लोग कियोन करते रहते हैं। पर उस समय पे भी वो भी एक समय था उस एथलीट का, उस चीज़ को समझना चाहिए। हर इंसान अपना समय लेता है ताकि खुद को ठीक कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कुछ बहुत गलत चीज़ें कर रहा है लाइफ में। पर शॉन रे इन फैक्टर्स को ना समझते तो है ही नहीं, उल्टा एक ब्लेम गेम और खेलने लग जाते हैं कि देखो इसने पिछले साल ऐसी हरकत करी तो इस बार भी ये नहीं आएगा। अब चलो पिछले साल तो निक नहीं आए, इससे पिछले साल की यानी 2023 की बात कर लेते हैं। तब भी निक वॉकर नहीं आए थे। क्या हुआ था उनके साथ में? हैमस्ट्रिंग टियर। ये लगभग ओलंपिया से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले का टाइम था जब निक का हैमस्ट्रिंग एकदम से पुल हो गया। निक की एकदम से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, बहुत भयंकर वाली हैमस्ट्रिंग, पूरा वो मसल ही फट गया। अब एथलीट्स होते हैं एकदम उस स्टेट में ओलंपिया से पहले या किसी कंपटीशन से पहले कि बिल्कुल बॉडी ड्राई होती है, हद से ज़्यादा बॉडी फटीग्ड होती है, वजन आप पूरा उठा रहे हो जितना उठा सकते हो उस समय पे भी, लिगामेंट्स में दम नहीं होता क्योंकि हर जगह बॉडी फैट टिश्यू इतना कम हो जाता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो लिगामेंट्स के ऊपर फैट की होनी चाहिए, मसल्स पे भी होनी चाहिए, वो बचती ही नहीं है। और फिर ऊपर से गियर्स बॉडी को और हार्ड कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, मसल कई बार इतना फ्रेजाइल हो जाता है कि एकदम ब्रेक हो जाता है। इस वजह से निक वॉकर के साथ इंजरी हो गई। किसी के भी साथ हो सकती है। डोरियन येट्स के साथ इंजरी नहीं हुई थी ओलंपिया 97 से पहले, 94 से पहले, या केविन लवरोनी का ट्राइसेप नहीं फटा था। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बॉडी के साथ कभी भी हो सकती है।
उस वजह से निक वॉकर ने पुल आउट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी शॉन रे को पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए निक वॉकर पुल आउट कर लेंगे। देना है तो कोई ठोस रीजन दो। ये चीज आप इसलिए कर रहे हो ताकि लोग आपको नोटिस करने लग जाए, शॉन रे की बातों पे लोग गौर करने लग जाए, थोड़ा बहुत उनको हाइप मिल जाए जो बहुत दिनों से इनको नहीं मिली थी। एक पुराने रेस्पेक्टेबल एथलीट हो आप, इतने बड़े लेजेंड हो। खैर, इंसान अपनी फितरत से लेकिन दूर नहीं भाग सकता, वो जैसी होती है ना वो हमेशा ही ऐसी रहती है। यहाँ पर निक वॉकर का अपडेट कोई नहीं है दोस्तों, बस उनका अपडेट यही है कि वो हर एक चीज़ लेकर के आ रहे हैं इस साल, जितना वो कर सकते थे उतना वो करके आ रहे हैं, ऐसा निक वॉकर का कहना है। यहाँ पर हम अगले अपडेट पे चलते हैं और दोस्तों बात करते हैं पोजिंग टिप्स के बारे में जो हाल ही में ब्रेंडन हेनरिक्सन ने बताए। दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कई सारे मेंस फिजिक एथलीट्स होते हैं जिनको की पोजिंग करनी सही में नहीं आती है। लगता तो है कि हम पूरी तैयारी के साथ स्टेज पे चढ़ रहे हैं, पर जब चढ़ते हैं तो बहुत सारी खामियां दिख रही होती है उनकी पोजिंग में। तो ये एस्पायरिंग मेंस फिजिक एथलीट्स, बाकी जितने भी मेंस फिजिक एथलीट्स हैं वर्ल्ड वाइड, सबके काम की चीज़ है। तो ब्रेंडन हेनरिक्सन ने कुछ ये टिप्स दिए। इन्होंने पहले बोला कि कभी भी नीचे मत देखो पोजिंग करते वक्त, उससे ये लगेगा कि आप उतने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं स्टेज पे, खुद को खुल के प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखो ब्रेंडन हेनरिक्सन किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, हंसते हुए, एक स्माइल है फेस पे। सेकंड, इन्होंने बोला अपनी चेस्ट को ऊपर उठा के रखो। तो इसमें दिख रहा है इनकी पोजिंग के दौरान चेस्ट इनकी ऊपर है, जिससे कि अगेन एक कॉन्फिडेंस शो होता है एथलीट का, एक इंप्रेशन जाता है कि आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो। थर्ड, मेंस फिजिक में हमेशा आपको अपना एक पोस्चर जो आपने मेंटेन करा हुआ है ना वो एंड तक रहना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट थे, चेस्ट भी ऊपर थी, हेड भी ऊपर था, लेकिन बाद में आपका पोस्चर ही बदल गया। तो पोस्चर को आपको मेंटेन रखना है, वी टेपर को आपको मेंटेन रखना है और अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो भूलता जाता है एथलीट, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होती ना पोजिंग की। तो शुरू में हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, बाद में वो चीज़ें इम्परफेक्ट होती चली जाती है जैसे जैसे आप जजिंग राउंड्स में लगातार खेलते रहते हो। और यही चीज़ होती है जो जजेस देख करके आपको फिर पीछे कर देते हैं। उनको ये तो देखना है कि बॉडी सॉफ्ट हो रही है कि नहीं, कॉन्फिडेंस एथलीट का टूट रहा है या नहीं। अगर वो टूट गया तो आप पीछे हो गए। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल ब्रीथिंग फ्रंट एंड बैक पोजेज में। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा सांस लोगे, तेज तेज सांस लोगे, तो भी बॉडी आपकी ख़राब होती है और उससे एक गलत इंप्रेशन जाता है कि आप उतना पोजिंग प्रैक्टिस करके ही नहीं आए हो, आप उतने अच्छे पोजर हो ही नहीं और आप बार बार आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो। आउट ऑफ ब्रेथ होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, जजेस एकदम पकड़ लेते हैं और एकदम आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट, हमेशा आपको स्माइल करना है। एक स्माइल अगर रहती है तो कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आप सीरियसली एक गुस्से वाले फेस से देखोगे तो लगेगा कि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ मैं इस चीज़ के पीछे, क्योंकि ऐसा होता है, स्माइल नहीं करते कई सारे एथलीट्स और उनकी वो अनकंफर्टेबल स्टेट नज़र आ जाती है फेस पे। सिक्स्थ, टेक कोर ट्रेनिंग सीरियसली। अगर आपकी कोर की अच्छी ट्रेनिंग आप करके आए हो, आपके एब्स ऑब्लिक्स, तो आप टाइट कोर के साथ बहुत देर तक पोज को होल्ड करके रख सकते हो और सारे ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ना उनको संभाल लेगा आपका टाइट कोर। ना आप बहुत तेज सांस लोगे, आपका जो पोस्चर है वो भी एक जैसा बना रहेगा, वी टेपर भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एक सच में एक टॉप ओलंपियन ही आपको समझा सकता है, जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है। और मैं मानता हूँ कि जिस बंदे से भी मिले उससे सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पर तो ये खुद एक 3 टाइम मेंस फिजिक चैंप है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ये टिप्स ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो स्टेज पे खेलने चढ़ने वाले हैं, चाहे ओलंपिया हो चाहे नॉन ओलंपियन, कोई छोटा भी बिल्कुल कंपटीशन हो, चाहे कोई प्रो शो हो। जजेस किसी भी जगह के हो, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे, अलग अलग पैमाने पे आपको जज कर रहे हो, पर ये वो सारे टिप्स हैं जो हर जगह एक जैसा काम करेंगे, आपके काम तो आएंगे ही आएंगे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैंने अपडेट कवर करा। बाकी ब्रेंडन हेनरिक्सन की अगर बॉडी की बात करूँ तो 2 दिन पहले इस तरीके से दिख रहे थे और अच्छी हार्ड बॉडी है, एब्स इनके काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। नील हिल ही इनके अभी भी कोच हैं और उन्होंने ही एक्चुअली में इनका करियर एक तरह से रिवाइव करा था। अब देखते हैं इस साल ये क्या प्लेसिंग लेकर के आते हैं, क्योंकि मेंस फिजिक का जो लाइनअप है इतना ज़्यादा टफ है जो आज तक कभी भी नहीं रहा। आज तक का बेस्ट एवर लाइनअप मेंस फिजिक का रहने वाला है, जिसमें कि वो सारे एथलीट्स हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। सभी एथलीट्स हैं, पुराने ज़माने से लेकर के आज के नए हाई कैलिबर वाले एथलीट्स भी। मज़ेदार कंपटीशन होगा और प्रेडिक्शन वीडियो में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि ब्रेंडन हेनरिक्सन कहाँ रह सकते हैं। इसके बाद रीगन ग्राइम्स का अपडेट आ जाता है। 2 वीक्स पहले का ये अपडेट है, हालांकि अभी तो 1.5 हफ्ता बचा है ओलंपिया आने में। तो रीगन इसके अंदर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं एकदम पील्ड। कहा यह जा रहा है कि रीगन की ये बेस्ट एवर लुक है टिल डेट। और सच में रीगन जितने ज़्यादा अभी श्रेडिड हो रहे हैं ना, फ्रंट बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये फ्रंट से इतने ज़्यादा हार्ड और श्रेडिड नहीं दिखते थे। ज़्यादा करके तो रीगन की बॉडी हमेशा सॉफ्ट और छोटी ही दिखती थी, क्योंकि बॉडी में वो डेंसिटी है नहीं उतनी ज़्यादा, जेनेटिकली नहीं है। अभी धीरे धीरे करके बिल्ड हो रही है। अभी भी ये नहीं है कि एकदम टॉप नॉच हो गई। अगर टॉप नॉच हो जाएगी तो रीगन फर्स्ट कॉल आउट ही क्रैक कर लेंगे। तो रीगन का एम ये है कि इस साल उनको फर्स्ट कॉल आउट में आना है। अर्श का एम ये है, अगर उनकी बात करी जाए, कि उनको भी फर्स्ट कॉल आउट में आना है। वो तो बल्कि क्लियर है कि वो 6th आएंगे। ये दोनों एक दूसरे को चुनौती देने वाले एथलीट्स हैं, एक साथ एक कैलिबर के मैं मानूंगा। पर टॉप 6 में आ जाएंगे ये बात थोड़ी मुश्किल से मानूंगा। अर्श इनको हो सकता है हरा दे या रीगन हो सकता है अर्श को हरा दे। फिलहाल रीगन का ये बैक का शॉट था जो उन्होंने अभी से कुछ दिन पहले डाला था और ज़बरदस्त बैक है।
आज तक की बेस्ट एवर इनकी बैक का ये शॉट हम देख सकते हैं। ग्ल्यूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तो इनके है ही गिफ्टेड, तो उसके साथ में जब बॉडी पीक करने लग जाए ना तो मज़ा आ जाता है। रीगन का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बैठने वाला है, यहाँ पर वो अर्श को आसपास आने भी नहीं देंगे अपने। फ्रंट बॉडी वो होगी जहाँ पर कि अर्श इनको सच में हरा सकते हैं, क्योंकि अर्श के पास में डेंसिटी है जेनेटिकली। उनका फ्रेम तो छोटा है बट डेंसर लुक है। रीगन का फ्रेम सॉफ्टर लुक कैरी करता है। तो फिलहाल तो अपडेट्स में ज़बरदस्त दिख रहे हैं रीगन, आर्म्स में एक अच्छी हार्डनेस दिख रही है, बट एक टाइटनेस और डेंसिटी अर्श ही कैरी करते हैं। तो देखते हैं रीगन कहाँ रह सकते हैं। मैंने तो उनको प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर रखा है वीडियो में 12वें नंबर पे। आप बताओ आपको क्या लगता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा आखिरी अपडेट, और वो भी अभी करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन ने फिलहाल अपना दिखा दिया है डेथ फेस, और आज से पहले हमने इनका फेस इतना ज़्यादा पिचका हुआ नहीं देखा कि इनके जो मुंह पे ये हड्डियाँ हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पर ये नज़र आने लग गई है, जहाँ पर आमतौर पर एक एथलीट के फेस पे फैट दिखता है। सैमसन आज तक जब तक भी कम्पीट करते हुए आए हैं ना, एक इनका ब्लोटेड फेस दिखा है, पर इस बार इन्होंने बोला था कि मैं पेपर थिन स्किन लाने के लिए, शार्प दिखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक्चुअली में वो दिख रहा है इनके फेस को देख करके। अभी तक इन्होंने अपनी बॉडी रिवील नहीं करी है, पर ऐसा लगता है कि अब डायरेक्टली ये ओलंपिया में अपनी जब बॉडी दिखाएंगे ना, ये सही में सारे एथलीट्स को शॉक कर देंगे। पहली बात तो जजेस की प्रेफरेंस पे होना, सारे एथलीट्स की प्रेफरेंस पे होना, और उसके बाद इस तरीके की बॉडी दिखाना जिसको कि ऑलमोस्ट हर कोई इस बार प्रेज करने वाला है। मैं कहता हूँ सैमसन के जो हेटर्स भी हैं, जो ज़्यादा करके हार्डी शुपन या निक वॉकर के फैंस हैं, वो भी इस वाले डेथ फेस को देख करके कुछ ना कुछ शॉक ज़रूर होंगे, क्योंकि इस बार दिख रहा है ये एथलीट जिस तरीके से वीडियो में शो हो रहा है ना, आंखें तक नहीं खुल रही इस एथलीट की, और पता लग रहा है कि एनर्जी कितनी कम है बॉडी में। ज़्यादा से ज़्यादा ये एथलीट ट्रेनिंग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो अभी करी जा रही है, और बहुत कम फूड इनपुट है। इस वजह से बॉडी फैट लगातार ये ड्रॉप करते चले जा रहे हैं। सैमसन का इस बार का ये बेस्ट एवर वर्जन आना चाहिए स्टेज पे, अगर इन्होंने पीकिंग प्रोटोकॉल्स में कोई दिक्कत नहीं करी तो। इस बार लगता है कि दूसरा अपना मिस्टर ओलंपिया टाइटल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की इनकी फिजिक है, जितने राउंड बबली शोल्डर्स इनके दिख रहे हैं, और वेस्ट हो चुकी है काफ़ी स्ट्रीमलाइंड, मुझे लगता है कि परफेक्ट रेसिपी होने वाली है सेकंड टाइम अपना टाइटल क्लेम करने के लिए। आपको क्या लगता है सैमसन के इस अपडेट को देख करके जरूर कमेंट करना। बाकी दोस्तों आज के ये सारे अपडेट से जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।